नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम कर रहे हैं यहाँ पर नेट जेआरएफ की तैयारी और इसीलिए अभी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वह है यूनिट 7 की, जो कि कहानी की यूनिट है। इसके पहले की एक कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें अपलोड हो चुकी है। आप लोग उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके यूनिट 7 में देख सकते हैं। और यदि आप अन्य विषय से किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। ठीक है मित्रों, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे यूट्यूब पर, वहाँ पर आप सर्च करेंगे स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी। जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाएगा और उससे आप हमारी सारी क्लासेस को देख पाएंगे। ठीक है मित्रों, चलिए आज की कहानी को हम देखते हैं। और यह कहानी है दुलाई वाली, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई और इसकी लेखिका है राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला के छद्म नाम से लेखन कार्य किया करती थी। मित्रों, इसके पहले की जो कहानी अपलोड हुई है वह चंद्रदेव से मेरी बातें, वह भी बंग महिला की ही है और वह 1904 में लिखी गई थी। तो इस दुलाई वाली कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उसमें है ये वंशीधर, नवल किशोर और जानकी, ये तीनों प्रमुख पात्र हैं। सीता एक छोटी सी बच्ची है 10 वर्षीय, इसमें उसका जिक्र आया है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो बंग महिला का जन्म हुआ था 1882 में और वाराणसी में। इनकी मृत्यु हो जाती है 24 फरवरी 1951 में, यानी इनका जन्म हुआ था परतंत्र भारत में किंतु मृत्यु हुई थी स्वतंत्र भारत में। आइए हम देखते हैं आज की कहानी को। दुलाई वाली कहानी बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। बंग महिला द्वारा लिखी गई है, इसका नाम है दुलाई वाली। और बहुत ही अच्छी बात है कि यह आपके नेट के सिलेबस में शामिल है, जिसके लिए हमें पढ़ना ही होगा। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों से पात्र पूछ लिए जाते हैं और कथन पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इसमें क्या करते हैं, उसी लेखक की अन्य रचनाएं भी पूछी जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि हम यदि कोई कथन आए तब भी हम उसे सॉल्व कर सकें। चलिए हम पढ़ते हैं। दुलाई वाली बंग महिला द्वारा लिखी गई है। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदौलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबिया और सूंघने की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहां एक कोठरी में उसने हाथ की चीजें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। क्या है, कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा, कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते ही हो कि मुंह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ला रहे हैं, सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है, कपड़ा उपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चली चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकू दम आ जाएगी। क्यों, किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ
देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ, भाभी जी ने बात उड़ा दी। सही, वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही हैं, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूरी क्यों खाने लगी। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले गए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देवी की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते ममेरे भाई हैं, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है। दोनों एक जान दो कालिब हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठी करने लगी। जानकी देवी भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज भूलने पर धीमी आवाज में माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए। ससुराल वालों की अवस्था अब आगे सी नहीं रही। 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के न रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे। एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुंचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ। यहाँ पर सब कुछ स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुंचते पहुंचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नजर अपनी धोती पर पड़ी। अरे, एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई जरूरी चीज भूल आए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना ना रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीजें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देसी में। जानकी जरा भाव में टेढ़ी करके बोली, ओह, धोती तो धोती, पहनने से काम, क्या यह बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिर कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर उसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुंचे। वहां पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा पहुंचे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देखा है, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, तेहरा गए, भीतर घुस घुस कर एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझ लूंगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताना पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया, कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो
ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठने पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे, उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्जापुर पहुंची। मिर्जापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोचे वाले से थोड़ी सी ताजी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल का खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो उस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगे। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो ना ही आइलन हो, देखो हो रोवर करत हईन। दूसरी, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली, दूर बौ रही ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ हो भलू तो कहू, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा, मिर्जेपुर चढ़ी हऊ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह न सुन सके। तब पहली बोली, हट हम पूछला ना, हम कहा कहाँ उतरबू हो, आय इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गईया। पहली, अरे नाही जनलू पयाग जी जहाँ मनई मकर नहाय जाला। दूसरी, भला पयाग जी काहे ना जानित, ले कह के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाएं नहा चुकी है। ऐसे हो सोमारी और गहान दका दका लगा रहा तो उन तोहरे काशी जी नहाए गए रही। पहली, आवे जाए के तो सब अवते जाता बटले बाटेन, फुन यह साई तो बिचारी विपत में न पड़ल बटली। हे हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली, मुगल के सराय उतार ली, हो दपुन चढ़ ली है। दूसरी, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली और मोरे संगे रही, दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतर के से की जुरतई है गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ नरियाए, ए साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहब गड़िया तनी खड़ी कर। भला गड़िया दहिनाती काहे के खड़ी होए। पहली, ऊ मेहरुआ बड़ी उजबक रहा, भला केहू के चिल्लाए से रिलियो कहूँ खड़ी होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थीं एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिक्कसिया पल्ले वाई का नहीं, हे साहेबुआ सुन तो कलकत्ते ताई ले मसूलिया ले ही, अरे इहो तो नाई की दूर से आवत रहले न, फरागत के बाद उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना कि हे गोइया। तीसरी, हम देखे रहली हो मुझे एक टोपी दिहले रहलन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते वंशीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे।
मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ। मेरे संग भी स्त्रियां हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन ही पर ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना। इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चले। हाँ, यह बात तो आप भले कही। नाही भैया, हम पंचे काहिके केहू से कुछ कही। अरे एक के एक करत न बाय तो दुनिया चलत कैसे बाय, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई कोई तो इस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकते। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छीट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ की उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला। कह भैया, जो केहू बिना टिक्कस के आवत होए तो ओकर का सजाए होला। अरे ओका ई नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा देलन और अपना तौन टिक्कस ले के चल दी हैं। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर उसके जीवन छीन कर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी, कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना ना रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी जरा अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को इस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने चले गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते हुआ बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को न पाया। अरे ये सब कहाँ गए, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइट में घर से निकले कि एक के बाद दूसरे आफत में फंसते चले जा रहे हैं। इतने में अपने सामने उस धुलाई वाले को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है, इतना कहना था कि धुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूंगा तब चलूंगा। हाँ, यह तो कहे तुम मिर्जापुर में कहाँ से आ निकले? मिर्जापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्जापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले करते करते यहाँ तक नौबत आ पहुंची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ करो। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगे। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेल से आ रही थी बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया। बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में थे ना। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या, मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसा थी कितनी। इस तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। और देखिए कितनी इंटरेस्टेड कहानी इन्होंने लिखी है। लास्ट में पता चल जाता है कि वो धुलाई वाली कौन थी। वो धुलाई वाले इनके परम मित्र ही थे।
देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और जब दोनों गाड़ी के पास आए देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो उन लोगों की हंसी ऐसे ही होती है, हंसी में किसी के भी प्राण निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी आराम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। ठीक है मित्रों, यह कहानी रही धुलाई वाली और आपने हमारे इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इसी तरह की अच्छी क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। वहाँ पर हमारी प्रत्येक क्लास की वीडियो आपके लिए उपलब्ध होती है। ठीक है मित्रों, बहुत ही जल्द हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी।